Hello guys, welcome to the UPSC Mains Answer Writing Lecture Series. This question was asked by UPSC in GS paper 3 of 2024 and this question was of 10 marks and you were asked to write the answer of this question in 150 words. The statement of the question is, what is the present scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Question mark. Although India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. So this is the question that you were asked to answer. अब किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जरूरी होता है क्वेश्चन की डिमांड को समझना, ये समझना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की डिमांड को डिकोड करते हैं, ये समझते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब है यहाँ स्टेटस से। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाइफ मटेरियल्स की पेटेंटेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कि क्या लाइफ मटेरियल्स पे जो इन्वेंशंस हैं, जो इनोवेशंस हैं, क्या उन पे पेटेंट लिया जा सकता है। ये पहले क्वेश्चन की डिमांड है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है, अल्दो इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स, ओनली ए फ्यू हैव बीन कमर्शियलाइज्ड। कमर्शियलाइज का मतलब है यहाँ उनके अप्रूव होने से। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड में पेटेंट फाइल करने में दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी कुछ ही पेटेंट्स को अप्रूवल मिलता है। एक्सप्लेन द रीजन, इट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन्स, यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ द रीजन व्हाई इंडिया इज behind in this commercialization process. You have to give reasons behind this less commercialization of patents in India. This is the demand of the question जो आपको बतानी है। इससे अलग आपको कुछ नहीं लिखना है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ये बता दो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं क्या, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं क्या। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितने वर्ड्स में लिखना है। तो वो लिखना है हमको 150 वर्ड्स में। अगर हम आईपीआर को भी डिफाइन करेंगे तो हमको ये पता है कि हमारे आंसर के लिए 150 वर्ड्स बहुत कम है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जस्ट हिट द आंसर डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि आप सीधा ये बताओ कि प्रेजेंटली जो लाइफ मटेरियल्स की पेटेंटेबिलिटी है उसका स्टेटस क्या है, और यहीं से आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करो और वही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के आंसर में सेपरेटली इंट्रोडक्शन लिखना पड़े, हर क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। कई बार जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसका आंसर सीधा लिखो। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम, मैं समझने के लिए बस ये बता देता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन कुछ इनोवेशन करता है, कुछ इनोवेशन करता है, या वो इनोवेटर है या क्रिएटर है और उसकी जो क्रिएशन है वो यूनिक है, तो उस क्रिएशन या इनोवेशन पर वो लीगल राइट लेता है उसको प्रोटेक्ट करने के, जिस पर उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है, और उसी को बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका एक एग्जांपल होता है कॉपीराइट। जैसे कि किसी ने कोई सॉन्ग बनाया, यूट्यूब पे डाला, अब उस सॉन्ग को आप अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं अपलोड कर सकते। अगर आप अपलोड करोगे तो वो उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका क्रिएशन है। तो यही है आईपीआर का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। इस क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यही बताना है कि लाइफ मटेरियल्स की पेटेंटेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अब उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि लाइफ मटेरियल्स हैं क्या। ये भी तो पता होना चाहिए कि लाइफ मटेरियल्स हैं क्या। आंसर लिखने से पहले ये पता होना चाहिए कि लाइफ मटेरियल्स हैं क्या, क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए, लाइफ मटेरियल्स क्या हैं। लाइफ मटेरियल्स आर द क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। Life materials means creation of new life forms through selective breeding and hybridization of plants and animals। अब जो जीन एडिटिंग होती है लिविंग बींग्स की, वो जीन एडिटिंग भी किस में आएगी, वो भी इसी लाइफ मटेरियल्स में आ जाएगी। तो ये लाइफ मटेरियल कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन के आंसर में क्या आएगा। देखो,
अगर हम लाइफ मटेरियल्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन की बात करें, सो दिस प्रोटेक्शन रेजेज ए नंबर ऑफ टेक्निकल एंड एथिकल इश्यूज. The IPR protection, intellectual property rights protection of life materials, raises a number of difficult technical and ethical issues. Which do not apply to other form of innovation. यानी कि ये जो टेक्निकल और इथिकल इशू हैं ये सिर्फ लाइफ मटेरियल्स के रिगार्डिंग ही अराइज होते हैं, ये किसी दूसरे इनोवेशन पे ये अप्लाई नहीं होते. जैसे कि अगर मैं टेक्निकल इश्यू की बात करूं तो ये नहीं पता कि जो न्यू लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है, जो न्यू लाइफ फॉर्म बन रही है, वेदर इट इज साइंटिफिक डिस्कवरी और इनोवेशन. अगर ये साइंटिफिक डिस्कवरी है तो पेटेंट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो पेटेंट है वो सिर्फ किस पे मिलता है, वो मिलता है साइंटिफिक इनोवेशन पे, इसलिए ये टेक्निकल इशू है. इसी तरीके से सोशल इशू भी है, इथिकल इशू भी है कि जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है न्यू लाइफ फॉर्म की, वो क्या है, उस पर भी उसको एक्सेप्टेबिलिटी में भी, यानी कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इज ए मॉरल इशू एंड दैट इज बियॉन्ड द रेलम ऑफ आईपीआर प्रोटेक्शन. तो मैं फिर से रिपीट करता हूं दैट द आईपीआर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स रेजेज a number of difficult technical and ethical issues which do not apply to other inventions. So for this reason the patentability of new life forms and processes is still not accepted in many countries. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आएगा इसका एग्जाम्पल आएगा इसका एग्जाम्पल आएगा CRISPR-Cas9. इसका मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. ये क्या है? एक जीन एडिटिंग टेक्निक है. अब ये जो जीन एडिटिंग टेक्निक है ये यूएस में तो पेटेंटेड है, और यूके में ये रिस्ट्रिक्टेड है. वही बात हो गई जो मैंने अभी बताया. इसका मतलब ये है कि जो लाइफ मटेरियल्स की जो पेटेंटेबिलिटी है वो दैट रेजेज ए नंबर ऑफ डिफिकल्ट टेक्निकल एंड एथिकल इश्यूज, और इन्हीं इश्यूज के कारण दैट process and new life biological form process and new lives are still not accepted in many countries. ये इसके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन की डिमांड थी. एक एग्जांपल दे दिया, मोर देन इनफ है. क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आपके जो 150 वर्ड्स हैं उसमें आप अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर पाओगे. अब इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है. अब बात आती है मेरे दो इनिशिएटिव्स की. तो 6 जुलाई से यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है एट द रेट ऑफ 9,999 and for the first 100 students there is a discount of 50%. then there is UPSC 26-27 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम. जो भी स्टूडेंट इनमें से किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकता है. अगर कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे. अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स, कि इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है पेटेंट फाइल करने में. स्टिल ओनली अ फ्यू हैव बीन कमर्शलाइज, फिर भी बहुत कम पेटेंट को क्या अप्रूवल मिलता है. तो यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस, कि क्या रीजन है, किस कारण इंडिया में जो अप्रूवल है पेटेंट्स का वो इतना कम है. तो देखो जो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज इनसफिशिएंट रिसर्च. सबसे पहला जो रीजन है लेस कमर्शियलाइजेशन का, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, रीजन्स फॉर लेस कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेटेंट. सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है इनएफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज.
in efficient research and development activities. देखो जो ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट है इंडिया में, दे बिलीव दैट वाइड गैप बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पेटेंट, द वाइड गैप बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पेटेंट होल्डर्स, फॉरेन पेटेंट होल्डर्स रिफ्लेक्ट द इनएफिशिएंसीज इन इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। कैसे? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, यानी कि नई चीज़ के इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए फंड, उसके लिए चाहिए पैसा। और इंडिया में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ वेरी वीक। और जो गवर्नमेंट का जो पोर्शन है, जो स्टेट की स्पेंडिंग है, इवन दैट इज स्टेगनेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ना तो पैसा है, प्राइवेट सेक्टर राजी है, ना तो प्राइवेट सेक्टर एग्री है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करने में। स्टेट की जो स्पेंडिंग्स हैं वो फिक्स हैं, वो इंक्रीज नहीं हो सकती। तो इसी कारण दिस रिजल्ट्स इनटू लोअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में R&D का, लेस R&D का। अब जितनी भी रिसर्च हुई है वर्ल्ड लेवल पे, वो कहाँ पे हुई है? वो प्राइवेट सेक्टर में हुई हैं। आपका फेसबुक है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया। व्हाट्सएप है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया। इंस्टाग्राम है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया। मोबाइल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में बन रहे हैं। आज के टाइम में गाड़ियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में बन रही हैं। और इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है, दैट डोंट वांट टू स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज इनएफिशिएंट। सेकेंड रीजन इज लोअर number of patent examiners। पेटेंट एग्जामिनर्स कौन होते हैं? पेटेंट एग्जामिनर्स वो एग्जामिनर हैं जो आपकी एप्लीकेशन है पेटेंट की, उस एप्लीकेशन को एग्जामाइन करते हैं और उसके बेसिस पे फिर वो आपके पेटेंट को अप्रूव करते हैं। तो इंडिया में जो पेटेंट एग्जामिनर हैं वो बहुत कम हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो दिस इज द सेकंड रीजन, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सफिशिएंट एग्जामिनर भी नहीं है। वी हैव द शॉर्टेज ऑफ द पेटेंट एग्जामिनर्स एट द इंडियन पेटेंट ऑफिस। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एट प्रेजेंट देर आर इन इंडिया 597 एग्जामिनर, और इन्हीं 597 एग्जामिनर्स ने 2023 में 1 लाख पेटेंट्स को, 1 लाख पेटेंट्स को अप्रूव किया है, 1 लाख पेटेंट्स को अप्रूवल दी है। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, देन यूरोपियन यूनियन में देर आर अराउंड ऑफ 3900 पेटेंट एग्जामिनर्स। जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी में देर आर 821 पेटेंट एग्जामिनर्स। और अगर हम यूएस की बात करते हैं, देन देर आर अराउंड ऑफ 8000 पेटेंट एग्जामिनर्स। सो देर इज ए ह्यूज गैप इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज अबाउट हैविंग द नंबर ऑफ पेटेंट एग्जामिनर्स। इंडिया में जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर है पेटेंट एग्जामिनर्स का, दैट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और इसी कारण क्या है कि यहाँ पे डिले होता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। अब तीसरा रीजन है लो क्वालिटी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। तीसरा रीजन है लो क्वालिटी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, लो क्वालिटी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, लो क्वालिटी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस। यानी कि जो एप्लीकेशन फाइल हो रही हैं फॉर द पेटेंट कमर्शियलाइजेशन, फॉर द अप्रूवल ऑफ द पेटेंट, दोज एप्लीकेशंस हैव द लो क्वालिटी, उनकी जो क्वालिटी है लो है। यहाँ क्वालिटी का मतलब भी ये है कि वो जो एप्लीकेशंस हैं, दोज एप्लीकेशन, क्वालिटी का मतलब ये है दैट क्वालिटी रेफर टू इंटेंडेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग, intended purpose, quality refer to intended purpose of providing a strong and effective legal right to exclude others from using an invention। और इंडिया के जो पेटेंट एप्लीकेशन हैं, दे फेल्ड इन प्रोवाइडिंग दैट रीजन दैट वाई शुड नॉट यूज दैट इन्वेंशन। सो दिस इज द थर्ड रीजन। इसके बाद फोर्थ रीजन है लो अवेयरनेस अमॉन्ग क्रिएटर्स, लो अवेयरनेस अमॉन्ग क्रिएटर्स और इनोवेटर्स। There is less awareness and education among innovators and creators about the importance of intellectual property rights. There is less awareness and education among the innovators about the importance of intellectual property rights and the patenting process। यानी कि जो क्रिएटर हैं उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है किसकी, कि IPR प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और पेटेंटिंग प्रोसेस क्या है। इस कारण भी जो कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस है पेटेंट्स का वो कम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न है
longer time taken in patent approval. Longer time taken in patent approval. ये मैंने अभी बताया था कि हमारा जो पेटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो इंडिया का जो पेटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, दैट इज़ नॉट एज पार विद द अदर कंट्रीज, जिस कारण हमारे यहाँ कई पेटेंट्स तो ऐसे हैं जिनको 4 to 5 ईयर्स, आफ्टर 4 to 5 ईयर्स बाद अप्रूवल मिला है. क्यों? ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो मैनी पेटेंट एप्लीकेशंस which were approved recently were filed 4 to 5 years back. So due to various reasons, patent approval were delayed. So these are the reasons that you have to give in your answer. अब इसके बाद आएगा कंक्लूजन, और इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कंक्लूजन लिखना है. क्यों? क्योंकि यू आर गिविंग द प्रॉब्लम्स कि क्या क्या प्रॉब्लम है. अब कंक्लूजन क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रॉब्लम है ना, उन्हीं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है, बस ये आपको अपने कंक्लूजन में लिखना है और आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा. अब ये कंक्लूजन की लाइन में आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे कंक्लूड करोगे इस क्वेश्चन के आंसर को. तो अभी इस लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में.